कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी आर जो क्लास नहीं आ पाई थी, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बीच में इस हफ्ते कहीं एडजस्ट होगा, वो संडे की जो क्लास थी वो आज आ गई है। ठीक है, अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होंगे कि सर आखिर पोस्ट कब आएगी, विज्ञापन कब जारी होगा। देखिए बच्चों, विज्ञापन तो जारी होना ही है, आज या कल हो। ठीक है, अब थोड़ा सा वो महिला आरक्षण वाला जो मुद्दा आया है उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि आगे पीछे होगा, या गवर्नमेंट उस पर जो भी अपना पॉलिसी अपनाती है उसके हिसाब से मैं ये व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ कि विज्ञापन आज कल परसों भले ना आए, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने के अंदर कहीं ना कहीं विज्ञापन आपका आएगा। और यूकेपीएससी ने क्योंकि लोअर पीसीएस का एग्जाम भी अब कर लिया है, एफआरओ का उसको निपटाना है, और उसके बाद अपर पीसीएस है। इसके बाद यूकेपीएससी में एग्जाम नहीं है फिलहाल मेंस वाले। ठीक है, यानी अक्टूबर 15 के बाद, यानी आज से 45 दिन के बाद मान के चलिए कि यूकेपीएससी के पास ऐसा बड़ा कोई एग्जाम नहीं है, तो नया कैलेंडर जारी होगा, उसी में आपको आरओ का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और जब विज्ञप्ति जारी होगी लगभग 60 दिन मिलेंगे, 60 दिन में आप कोर्स कवर नहीं कर पाओगे, मैं आपको अभी भी कह रहा। ठीक है, आजकल जो टॉपिक चल रहा है हमारा एक्ट वाला, थोड़ा सा ये टॉपिक लेंदी था। इसके बाद मैं क्या करूंगा, क्लासेस को फैक्ट के बेस पे तेज तेज पढ़ाने लग जाऊंगा, जो आपके टॉपिक एग्जाम में आ सकते हैं। उसी में हम साइंस को भी इंक्लूड करेंगे, उसी के तहत हम जो करंट अफेयर है उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो आप लोगों को अभी से उस चीज़ को क्या करना होगा, तैयार करना होगा। ठीक है, मैंने जो बच्चों एक्ट बनाया था उसके बाद मैंने आपसे एक चीज़ कही थी, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था 1919 के एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चीज़ कही थी कि हम लोग एक काम करेंगे कि हर 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग का गठन करेंगे। ध्यान होगा ना पिछले एक्ट में, और उसका काम होगा भारत में क्या संवैधानिक स्थिति है, ब्रिटिश सरकार की क्या कंडीशन है, भारत में आगे का रूल कैसे किया जाए, इसके लिए एक क्या किया गया था, आयोग का गठन किया गया था। और उस आयोग का नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, किसका नाम था उस आयोग का, इससे भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा पेपर में क्वेश्चन आता है, यानी साइमन कमीशन। और ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर मैं फैक्ट बेस्ड डायरेक्ट न भी लिखा रहा हूँ, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यार हम जो सर पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को एक चीज एक काम करना, उन क्वेश्चनों को पैटर्न देखना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमारा अगला चीज था वो था साइमन कमीशन या साइमन आयोग। ठीक है, आयोग लिख दो, साइमन आयोग। अब जो पहला क्वेश्चन यहां से पूछता है, क्योंकि इसका जो गठन था 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, उसमें इसका वर्णन किया गया था कि हाँ हम हर 10 साल बाद एक आयोग का गठन करेंगे जिसका नाम था साइमन आयोग। और ये वाला जो पोर्शन है, यानी 1947 के एक्ट को एंड होने तक, बस यहीं तक आपको ये थोड़ा सा उलझा उलझा सा लगेगा। इसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, वो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि मैं अपने तरीके से इसको जितनी जल्दी कोशिश है वो एंड करूँगा। और वो जो आपकी ये क्लासेज होंगी, ये मेंस के आरओ के मेंस के पेपर में भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। जिस दिन पेपर होगा उस दिन मेरी ये बात को नोट करना। ठीक है, साइमन आयोग का जो गठन हुआ था बच्चों, नवंबर 1927 में इसकी घोषणा की थी। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, नवंबर 1927 में इसकी घोषणा की। और आयोग क्या करता है, बेसिक चीजें पूछता है। ठीक है, 1927 में इसकी क्या की थी, घोषणा की। हाँ हम लोग एक साइमन आयोग भेजेंगे, तो इसकी क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। अगर कभी ये पूछता है कि साइमन आयोग को बनाने की जो ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषणा की गई थी, आपका तुरंत आंसर होना चाहिए 1927 में इसकी घोषणा हुई थी। अब देखिए, जब इसकी घोषणा हुई थी कि हाँ हम एक आयोग बनाएंगे, तो ये भारत आया। ठीक है, और ये भारत जो पहुंचा 1928 में क्या हुआ था, भारत आया था। 1928 में भारत आया, ध्यान रखना भारत आया। और ये जो इसका जो गठन हुआ है, ये क्यों हुआ है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, यानी भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, जिसको आप लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, कैसे कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, चेम्सफोर्ड एक्ट जो था, यानी एक्ट अधिनियम 1919 के तहत इसका गठन हुआ था, क्योंकि उसमें ये एक प्रावधान मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि हर 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग का गठन करेंगे। तो ये भारत की स्थिति देखने के लिए आ गया कि यहाँ के संवैधानिक कंडीशन क्या है, यहाँ क्या हम ब्रिटिश सरकार क्या कर सकती है, क्या बेहतर कर सकती है, कैसे सत्ता को मतलब अपने हाथों में और मजबूत तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये भारत आया, इसका क्या हो गया, विरोध हो गया। क्या हो गया, विरोध हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछता है, साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था। इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें मेंबर थे बच्चों 7 सदस्य। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और 7 के 7 क्या थे, ब्रिटिश थे, यानी अंग्रेज सदस्य थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ध्यान रखना। ठीक है, इन भारतीय सदस्यों के न होने की वजह से इसका विरोध हुआ। तो विरोध का कारण क्या था, लिखिए, सभी सदस्य ब्रिटिश थे। ठीक है, सभी
सदस्य ब्रिटिश थे, या ऐसे भी लिख सकते हो कि कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था इस आयोग में। ब्रैकेट में लिखो कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था इस वाले आयोग में। तो भारतीय सदस्य अगर नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है, तो इसका विरोध होना ही होना था। अब इसका जैसे ही विरोध हुआ, आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस विरोध में एक प्रमुख आपके देश के नेता थे लाला लाजपत राय, जिनकी पुलिस डंडे यानी उस विरोध में उनके सर पे चोट आ गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछता है साइमन आयोग कितने सदस्य था, 7 सदस्य। इसकी घोषणा कब हुई, नवंबर 1927 में। ये भारत में कब आया था, 1928 में। विरोध क्यों हुआ, सभी सदस्य इसके ब्रिटिश थे या कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इस विरोध में एक नेता क्या हो गया था, एक नेता शहीद हो गए थे, ठीक है। एक नेता जो क्या हो गए थे, शहीद हुए थे इस विरोध में। उनका प्रमुख और भी थे, लेकिन उनमें प्रमुख जो थे लाला लाजपत राय थे, ठीक है। एक नेता शहीद थे, उनका नाम लिख लो, लाला लाजपत राय। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से नेता साइमन कमीशन के विरोध में जो है शहीद हुए थे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय में शहीद हुए थे। अब इसने जो अपनी रिपोर्ट दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भारत की कंडीशन क्या है, इसने अपनी रिपोर्ट दी 1930 में। कितने में इसने अपनी रिपोर्ट दी, 1930 में। ध्यान से समझना, बहुत आसान है। यानी हर 10 साल में एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया, लेकिन वो 10 साल से पहले ही इसको भेज दिया, यानी 2 साल पहले ही इसका गठन कर दिया। और ये साइमन आयोग था, एक प्रकार का वैधानिक आयोग भी इसको अपने आप में बोला जाता है, ठीक है। अब इसका बहिष्कार का मुख्य कारण ये था, अगर पूछता है कि बहिष्कार क्यों हुआ था, इसका मेन कारण आपको पता चल गया। अब देखिए इसने क्या अपनी रिपोर्ट दी, इसने क्या कहा, भारत में जो द्वैत शासन चल रहा, यानी जो डायरकी है वो कंटिन्यू रहे, यानी भारत में द्वैत शासन जारी रहे। इसकी द्वैत शासन मैंने बता दिया ना, एक तो द्वैत शासन 1784 में बताया था, वो अलग था, वो कंपनी के परिप्रेक्ष्य में था। उसमें क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अलग पावर दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अलग पावर दी। कुछ काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा था, कुछ काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख रहा था, तो दो तरीके से रूल हो रहा था। वो एक द्वैत शासन था। 1919 के एक्ट में मैंने आपको द्वैत शासन फिर बढ़ाया। मैंने क्या बढ़ाया, जो सब्जेक्ट थे जिसपे कानून बनाने का अधिकार था, उसको आरक्षित और हस्तांतरित विषय पर रख दिया गया। आरक्षित में ऐसे सब्जेक्ट रखे गए जिसमें गवर्नर या वाइसराय अपनी उन मंत्रियों के सहायता से रूल करता था जो विधान परिषद के प्रति या विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, और ऐसे सब्जेक्ट रख गए जहां से उनकी कमाई होती थी, मलाई मिलता था। और जो रिस्पॉन्सिबल चीजें होती थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनको गवर्नर जनरल ने ऐसे लोगों के सहायता से रूल किया जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी, यानी पावर कोई और ले रहा, जिम्मेदारी किसी और को निभानी। तो इसको क्या बोला गया, द्वैत शासन यानी डायरकी बोला गया। ये चीज इसने भी कहा कि डायरकी यहां पर लागू रहना चाहिए। तो इसने अपनी रिपोर्ट में कहा डायरकी लागू रहे, यानी द्वैत शासन लागू रहे, ब्रिटिश भारत के संघ की व्यवस्था और सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रहे, ठीक है। इसने क्या कहा, एक तो रिपोर्ट में द्वैत, अब रिपोर्ट आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखनी, ठीक है। अगर कभी आपको मेंस वगैरह पीसीएस वगैरह लिखने को मिलता है तब आपको ये ऑप्शन आएगा। इसकी रिपोर्ट थी द्वैत शासन जारी रहे, राज्यों में सरकारों का विस्तार हो, जो स्टेट होते थे, प्रांत होते थे, उसमें सरकार का क्या हो, विस्तार हो, ठीक है। राज्यों में सरकार का क्या हो, विस्तार हो, इसने ही कहा था। इसके अलावा इसने जो तीसरे की थी, ब्रिटिश भारत में एक संघ की स्थापना हो, ब्रिटिश भारत में एक संघ हो, ठीक है, यूनियन हो, और उसमें मेन पे ब्रिटिश बैठे, नीचे छोटे राज्य और देशी रियासतें उसके अंदर आए, ठीक है। और सांप्रदायिक निर्वाचन को और आगे तक बढ़ाया जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन यानी जो कम्युनल, जो अपने आप में क्या था, एक प्रकार का इलेक्शन था, निर्वाचन को इसने जारी रखने की क्या की थी, सिफारिश की थी, यार हाँ जो सांप्रदायिक निर्वाचन है वो जारी रहे, ये इसके रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। अब जैसे ही इसकी साइमन कमीशन था, इस पे विचार करना था, इस पे डिस्कस करना था। ये साइमन कमीशन इतना ही आता आपका, ठीक है। साइमन कमीशन से अब क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा जितना मैंने बता दिया। अब जैसे ही इस पे विचार करने की बात आई, यार आखिर इस पे क्या डिस्कस हो, कैसा हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतनी चालाकी से क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, या इसके अलावा जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें बच्चों ऐसा भाग हुआ करता था ब्रिटिश का जहां ब्रिटिश डायरेक्ट रूल न करके अब राजा महाराजा रूल करते। जैसे टिहरी रियासत थी ना, टिहरी रियासत का मतलब ब्रिटिश डायरेक्ट वहां रूल नहीं करते थे, वहां के जो महाराजा लोग होते थे वो, ऐसे जूनागढ़ रियासत है, हैदराबाद रियासत, आप सोचिए स्वतंत्रता के समय 550 से अधिक रियासतें थी, छोटी मोटी रियासतें बनी हुई थी जहां ब्रिटिश का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, डायरेक्ट नियंत्रण नहीं था, तो वो छोटी छोटी रियासतें थी। तो इस साइमन कमीशन, यानी ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, साइमन आयोग,
जो साइमन आयोग है, आपने साइमन आयोग के बारे में पूरा पूरा पढ़ लिया, ठीक है। इस पे क्या करना था, विचार करना था, इसकी रिपोर्ट पे विचार करना था। और रिपोर्ट पे विचार करने, किस पे विचार है, इसकी रिपोर्ट पे, ठीक है। इसकी रिपोर्ट पे क्या करना था, विचार करना था। जैसे ही रिपोर्ट पे विचार करना होगा तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। यानी अगर कभी ये पूछता है कि जो ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज राउंड टेबल लंदन में बुलाया गया था, ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, उसके पीछे का क्या कारण था सम्मेलन का आयोजन। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन थे बच्चों, इसको आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य था, साइमन आयोग की रिपोर्ट पे विचार करना था। और ये राउंड टेबल कुछ नहीं होता था। राउंड टेबल का मतलब जैसे ये यहाँ पे ये टेबल है, यहाँ चेयर लगी होंगी, इधर 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 इधर, इस प्रकार से चेयर लगी होंगी। तो यहाँ जो है प्रस्ताव होगा, ये बोलेगा इस प्रकार से, ठीक है। राउंड टेबल यानी गोलमेज सम्मेलन, आपने नाम सुना होगा। 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। और ये 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए कब हुए, 1930, 1931 और 1932, ठीक है। ये 3 अपने आप में किन का आयोजन किया गया था, गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। और इन गोलमेज सम्मेलनों यानी तीनों में प्रतिभाग करने वाला एकमात्र व्यक्ति था, वो थे BR अम्बेडकर। लिखो, तीनों में भाग, तीनों में प्रतिभाग, यानी कौन से व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल में प्रतिभाग किया, वो थे अम्बेडकर जी। BR अम्बेडकर लिख दो। भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया था, तीनों ही राउंड टेबल में अपने आप में पार्टिसिपेट किया था, ये क्वेश्चन। और महात्मा गांधी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, सेकंड वाले में, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, महात्मा गांधी केवल द्वितीय, ठीक है, केवल द्वितीय में शामिल हुए थे, केवल द्वितीय यानी सेकंड में, द्वितीय में शामिल, यानी महात्मा गांधी जो है सिर्फ 2। अब इस गोलमेज सम्मेलन को जो आयोजित किया गया था, क्यों किया गया था, साइमन आयोग के विचार करने के लिए। अब इनमें विचार करने का ये मतलब था बच्चों, कौन कौन इसमें भाग ले रहे थे। इसमें भाग लेने वाले थे एक ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक ब्रिटिश भारत और तीसरा देसी रियासत। और चर्चा की होनी थी, इस पर चर्चा होनी थी और इसको संवैधानिक सुधारों का श्वेत पत्र भी बोला गया, ठीक है। अब इसमें 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन कौन थे, भाग किसने लिया, एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश की ओर से, ब्रिटिश सरकार, ठीक है। दूसरा कौन था, ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत का मतलब ऐसा पार्ट इंडिया का जहां डायरेक्ट ब्रिटिश रूल कर रहे थे, ब्रिटिश भारत। और तीसरा देसी रियासतें, यानी ऐसा भाग जहां ब्रिटिश ने क्या किया, डायरेक्ट रूल नहीं कर पाए थे, रियासत, ठीक है। और इनमें इन लोगों ने क्या किया था, भाग लिया था तीनों। और इसको जो इस पे जो चर्चा होनी थी, उस चर्चा को बोला गया था संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार करना। यानी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य था कि हम व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र जारी करेंगे संवैधानिक सुधारों का, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कैसे हो सकते हैं इंडिया में, कैसे भारत में क्या आगे रूल किया जा सकता है उसका। और इसका विरोध ही हुआ, ठीक है। इसको क्या बोला गया, संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र। ब्रिटिश कहती थी कि हमारा ये संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र है, कौन सा, ये जो अपने आप में गोलमेज यानी राउंड टेबल समिट है, श्वेत पत्र है। और इस पे इसकी क्या होनी थी, चर्चा होनी थी। और इसका जो विचार था बच्चों, इसको जो जब इस पे जो चर्चा हुई, यानी ये चर्चा है, ठीक है, इसकी इस पे चर्चा थी, किस पे, संवैधानिक सुधारों पे। अब इसका जब चर्चा हुई तो इसने जो विचार भी इस राउंड टेबल समिट में दिए, उसके बाद उसको क्या किया, ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया। और ब्रिटिश की पार्लियामेंट में एक कमेटी थी, उसको प्रवर कमेटी, वो छोड़ दी, वहां गया। उसके बाद जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम लाए, उसका बोला जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसके जो पॉइंट थे 1935 के एक्ट में कुछ पॉइंट को इंक्लूड कर लिया गया। हालांकि वो 1935 का एक्ट था, वो कभी भी अपने आप में लागू नहीं हो सका, ठीक है। तो ये आपका साइमन आयोग और अपने आप में क्या हो गया, एक प्रकार का तीनों गोलमेज सम्मेलन। जब 1935 का अधिनियम आया, उससे पहले भारत में कुछ और मतलब ब्रिटिश सरकार खिचड़ी पका रही थी। और उसी खिचड़ी को एक टर्म दिया जाता है, मतलब मेरे भाषा में उसको बोलते हैं सांप्रदायिक, मतलब अपने आप में अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड। जो अगला टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड। सांप्रदायिक अवार्ड, या इसी को क्या बोला जाता है अपने आप में, कम्युनल अवार्ड बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, ठीक है।
अब पहला क्वेश्चन ये पूछता है, ये सांप्रदायिक जो अवार्ड या कम्युनल अवार्ड था ये कब अपने आप में आया था? ये आया था बच्चों अगस्त 1932 में, ठीक है, अगस्त 1932 में इसको लाया गया था। और इसको लाने का मुख्य कारण था अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व हेतु, यानी जो माइनॉरिटी है उनको रिप्रेजेंटेशन देने हेतु, ठीक है, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन हेतु, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व हेतु क्या लाया गया था? कम्युनल अवार्ड लाया गया था। मुख्य कारण क्या था? ठीक है, और इसको जो लाने वाला था वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, ठीक है। इसको कौन लाया था? ब्रिटिश पीएम यानी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, यानी इसको रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा क्या किया गया था? अपने आप में लाया गया था। और ये सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड कब का है? अगस्त 1932। अब जैसे मैंने आपको एक चीज बताया था, सबसे पहले ध्यान करो प्रीवियस क्लास 1909 का जो एक्ट था 1909 का, उसमें क्या था? मैंने आपको बताया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, उसमें एक पॉइंट बताया था मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्शन सिस्टम लागू किया गया था। अगर ध्यान होगा, आपको ध्यान है ना, तो वो 1919 में बढ़ा दिया गया। और किसके लिए कर दिया गया? सिख, मुस्लिम, यूरोपी, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, ये पढ़ाया था ना। और 1919 के बाद इनको लगा कैसे मतलब इनको और डिवाइड किया जाए, हिंदुओं को कैसे बांटा जाए, तो दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कर दी। यानी जो दलित वर्ग होगा उसका जो इलेक्शन होगा उसमें दलित कैंडिडेट उठेगा, दलित ही वोट देंगे। यानी आप क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो हमारे समाज को, यानी डिवाइड करके रूल कर रहे हो। तो 1909 का एक्ट में मैंने बताया था सिर्फ मुस्लिम के लिए था। 1919 के कहां तक आया? 1919 में मुस्लिम प्लस सिख, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है, प्लस यूरोपीय, ईयू लिख देता हूँ, ठीक है, यूरोपीय यूनियन में समझना, यूरोपीय यू लिख देता हूँ, चलो वैसे ई साइलेंट नहीं है यहाँ पे, समझना, ठीक है। इसके अलावा किसके लिए हुआ था? एंग्लो इंडियन, और साथ ही साथ किसके लिए हुआ था? एक और वर्ग था, यानी मुस्लिम, सिख, अपने आप में यूरोपीय, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाई, यानी इंडियन ईसाई लिख दिया मैंने, ठीक है, इतने। अब इसके बाद जो अंतिम आता है यहां पर क्या कर दिया इसने? अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व हेतु, मतलब दलितों हेतु भी पृथक निर्वाचन प्रणाली, लिखो, इसने घोषणा कर दी दलितों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन, यानी उनको जो उठेंगे उन्हीं के लोग वोट देंगे और उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, ऐसा इसका मानना था, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? विरोध हो गया। विरोध इस सेंस में हुआ कि यार जब भारत का समाज है, इन्होंने पहले पूरे समाज को इस तरीके से बांटा धर्म के आधार पे, अब ये जाति के आधार पे भी समाज को क्या करने, बांटने लगे। क्योंकि आप कितने खंडों में देश को बांटोगे? ये चाहते थे राष्ट्रीय एकता न पनपे, भारत स्वतंत्र न हो, ठीक है। तो दलितों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कर दी, तो इसका क्या होने लग गया? विरोध होने लग गया। और महात्मा गांधी ने इसका पुरजोर विरोध कर दिया और यरवदा जेल में वो अनशन में बैठ गए। तो इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। और विरोध करने वाले जो थे उसमें कौन थे? महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी। उन्होंने क्या किया? यरवदा जेल में अनशन, यरवदा जेल पूना में है, ठीक है, यरवदा जेल, ब्रैकेट में लिखो पूना में अनशन, यरवदा जेल में अनशन, ठीक है। यानी यरवदा जेल कहाँ है? अपने आप में पुणे में है, और इसके ब्रैकेट में लिखो यरवदा जेल यानी पुणे में अनशन शुरू कर दिया। जैसे ही महात्मा गांधी ने अनशन शुरू किया तो उसका क्या होने लग गया? समाज पे प्रभाव, क्योंकि महात्मा गांधी का इंपैक्ट बहुत तगड़ा था उस समय, क्योंकि वो अहिंसा के आधार पे और वो जो बातें बताते थे उसका बहुत समाज में एक प्रभाव था। तो सभी लोग जो है बैकफुट पर आ गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लगा यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं विरोध ना हो जाए, कहीं बवंडर न मच जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है या जो दलित नेता थे उनमें भी लगा कि यार गांधी जी का इसमें बैठना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होता है वो चीज आपको देखना है, इस तरीके से देखिए। क्या हुआ बच्चों? विरोध हुआ। और विरोध करने वालों में जैसे ही विरोध हुआ उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, ठीक है। तो लिखो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ठीक है, प्लस दलित नेता, ब्रैकेट में अंबेडकर भी लिख सकते हो, ठीक है, दलित नेता के बीच समझौता, के बीच
समझौता होता है, एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से मतलब महात्मा गांधी थे। तो ये जैसे ही समझौता होता है, मतलब महात्मा गांधी का रिप्रेजेंट किया था किसी ने, आप लिखो इंडियन नेशनल कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच समझौता, और इसी को बोला जाता है पूना समझौता। क्या बोला जाता है? पूना समझौता। ध्यान रखना इसको, ठीक है। और पूना समझौता जो अस्तित्व में आता है वो आता है अपने आप में कब? 1932 में, ठीक है। और इसने क्या किया? संयुक्त हिंदू निर्वाचन और दलितों हेतु स्थान आरक्षित कर दिए, ठीक है। तो पूना समझौता कब हुआ? 1932 में, ठीक है। सांप्रदायिक अवार्ड के बाद जो है ये अगस्त में हुआ, तो ये सितंबर लिख दो, सितंबर, इसकी डेट चेक कर लेना कौन सी तिथि है, ठीक है। सितंबर 1932 में पूना में एक समझौता होता है और दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसको रोक दिया गया, और संयुक्त हिंदू निर्वाचन प्रणाली, यानी हिंदू हैं हम सभी लोग, सभी लोगों के लिए क्या होगा? एक ही इलेक्शन सिस्टम होगा। कोई भी कैंडिडेट उठे, सभी लोग उसमें क्या करेंगे? वोट देंगे। इस पे एग्रीमेंट, यानी उनका आपस में क्या हुआ? समझौता हुआ। जब ये सब समझौता हो चुका था तो ब्रिटिश के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने नेक्स्ट एक्ट लेके आए, उसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। लिखो, यहीं तक पढ़ेंगे हम आज। भारत शासन एक्ट 1935 में लेके आए, ठीक है। हालांकि ये एक्ट कभी लागू नहीं हो सका, इसको पुरजोर विरोध हुआ। भारतीय तो उस समय क्या होते? स्वतंत्रता की मांग, और ये मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, ध्यान रखना। ये सिर्फ एक्ट वाला पोर्शन है। जैसे ही मैं एक्ट कवर कर लूंगा, और एक्ट डेप्थ में पढ़ाना मेरी मजबूरी है, वो इसीलिए है क्योंकि आप इसके जब फैक्ट करने जाओगे, चाहे लूसेंट ऑब्जेक्टिव से कीजिए, घटना चक्र से कीजिए, और होमवर्क बता रहा हूँ 1935 तक के एक्ट का एक एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वतंत्रता तक, और ये स्टार्टिंग से 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। क्योंकि यूकेपीएससी में जीएस का वेटेज है, यूकेपीएससी में उत्तराखंड का वेटेज नहीं रहता इतना, ठीक है। 1935 का अगला क्या लेके आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट? एक्ट लेके आती है। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या मेन पॉइंट या प्रावधान है। पहला देखना बच्चों, इसने क्या की? एक अखिल भारतीय संघ की बात की, ठीक है। अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया का एक यूनियन होगा, अखिल भारतीय संघ। इसका मतलब क्या हुआ कि यार एक संघ बनाते हैं, जैसे आजकल है, ये सेंटर गवर्नमेंट होगी, इसके ब्रांचेज होंगे, स्टेट गवर्नमेंट होंगी, देसी रियासतें होंगी। इस प्रकार से इसने सोचा कि हम ऐसा बनाएंगे इस एक्ट ने, ठीक है। यानी इस एक्ट ने क्या किया? एक अखिल भारतीय संघ की बात कही, और अखिल भारतीय संघ के तहत ध्यान देना, इसने क्या कहा? कौन कौन होगा उसमें? एक संघ होगा, और संघ की में राज्य प्लस देसी रियासतें होंगी, यानी राज्य और रियासत जो होंगी, राज्य प्लस रियासत इसकी क्या होंगी? इकाई होंगी। यानी किसकी इकाई होंगी? अपने आप में अखिल भारतीय संघ की। तो इसका मतलब ये था कि अखिल भारतीय संघ बनाएंगे तो कानून कौन बनाएगा? तो इन्होंने कहा कि अगर तुम संघ बनाते हो तो राज्यों को क्या पावर होगी? रियासतों को। इन्होंने क्या किया बच्चों? शक्ति का बंटवारा किया, शक्ति का बंटवारा किया, और शक्ति ऐसे बांटी कि उसको 3 भागों में बांट दिया गया इस तरीके से, ठीक है। कौन कौन सी? संघ सूची, अभी पढ़ते होगे ना आप लोग, संघ सूची, राज्य सूची, वो यहीं से आया था, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, तीसरी होती है अपने आप में समवर्ती सूची, और लास्ट होता है अवशिष्ट, जो बचा, ठीक है। अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट शक्ति। अब आप कहोगे सर क्या है ये शक्ति? इसका मतलब था कि अगर आप यूनियन बनाओगे तो राज्य और देशी रियासतें होंगी, उनको भी तो कुछ पावर दोगे। तो उसने कहा ठीक है, उनको पावर देते हैं, उनके लिए सब्जेक्ट बना दिए गए, 4 सूचियां बनाई। एक संघ सूची बनाई, उसमें ये कहा इस विषय पे जो उस संघ सूची में सब्जेक्ट लिखे होंगे 1 बाय 1, चाहे विदेश हो, डिफेंस हो, या अपने स्पेस हो, कोई भी मामला है, उस पर सिर्फ और सिर्फ संघ कानून बनाएगा। राज्य सूची पे जो राज्य होंगे ब्रिटिश भारत के, वो कानून बनाएंगे। समवर्ती सूची पे संघ और राज्य दोनों बनाएंगे। और अवशिष्ट जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कहीं भी वर्णित नहीं थे इन सूचियों में, जो बचे हुए थे, उस पर वायसराय कानून बनाएगा, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्ति। और अवशिष्ट शक्ति किसमें निहित थी? वायसराय। अगर क्वेश्चन पूछता है 1935 के एक्ट के तहत अवशिष्ट शक्तियां किस पे निहित थी, आपका आंसर सीधा सीधा होना चाहिए वायसराय पे निहित थी। संघ सूची के सब्जेक्ट पे संघ कानून आएगा, राज्य सूची पे राज्य समवर्ती। आज के टाइम पे आप लोग देखते होंगे भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें संघ सूची पे कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाती है, समवर्ती पे इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, वर्तमान समय में स्टेट बनाती है, और इस पे सेंट्रल प्लस स्टेट बनाते हैं, और इस पे कौन बनाता है? संसद बनाती है, पार्लियामेंट,
संसद। अब ये सेंट्रल मतलब, ठीक है। अब इस सेंटर का मतलब ये मत समझना कि संसद है, सेंट्रल संसद ही बोल रहा हूं, ठीक है। जो सेंट्रल का मतलब है संसद समझ जाना, और स्टेट का मतलब समझ जाना राज्य विधानसभा, क्योंकि कानून बनाने वाली संस्था वही होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो पहली क्लास पढ़ी होगी हड़प्पन सिविलाइजेशन वाली, उसमें उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार कर देना, ठीक है। मेरे को याद आ गया अभी, व्यवसाय कर देना, सॉरी व्यापार। तो अवशिष्ट इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड किया। दूसरा, ये कभी एग्जिस्ट हुआ ही नहीं, ये व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई। लिखो, अस्तित्व में नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, ठीक है। देसी रियासत ने मना कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, सत ने शामिल होने से मना कर दो, शामिल होने से मना कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं हो सकते बाबा, ठीक है। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो प्रावधान था वो इसी में आया था। दूसरा, इसने क्या कर दिया, तो प्रांतों में स्वायत्तता स्थापित कर दी। अब याद करो 1919 का एक्ट है, उसमें क्या किया गया था 1919 का, ठीक है, स्वायत्तता, प्रांत स्वायत्तता। याद करो 1919 के एक्ट में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया। उस द्वैत शासन को यहां हटा दिया गया, यानी जो हस्तांतरित और आरक्षित विषय थे उसको हटा के प्रांत स्वायत्त कर दिए गए, और प्रांत अपने हिसाब से कानून बना सकते थे। यानी प्रांतों की स्वायत्तता किस एक्ट के तहत आई अगर पूछता है तो अपने आप में क्या हुआ आप लोग बता सकते हो, 1935 के एक्ट में। और यानी इसका ब्रैकेट में देखो, द्वैत शासन समाप्त, द्वैत शासन डायर की समाप्त हो गया, ठीक है। और ये कब से कब तक समाप्त, कब से कब तक चला, 1937 से 1939 तक का अपने आप में चला। प्रांत में स्वायत्तता लागी तो केंद्र में यानी सेंटर में इनने क्या कर दिया, द्वैत शासन लागू कर दिया। लिखो, केंद्र में द्वैत शासन शुरू। अब जो सेंटर के सब्जेक्ट थे वो जो स्टेट में था वो अब यहां हो गया, द्वैत शासन शुरू। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केंद्रीय जो सेंटर था वहां पे द्वैत शासन किस एक्ट के माध्यम से शुरू किया, 1935 के एक्ट के। अब क्या होगा, राज्य में यानी संघ जो था वो स्थानांतरित और आरक्षित विषय के आधार पर चलेगा। यानी संघ जो होगा एक तो हस्तांतरित होगा, नांतरित, और दूसरा आरक्षित। ये सब्जेक्ट अब कहां चलेंगे, सेंटर में। 1935 का एक्ट पढ़ो, बट ये लागू नहीं हो सका बच्चों, ठीक है, ये भी लागू नहीं हुआ। और यहां पर जो आपने प्रांत स्वायत्तता बताया ना, इसका ये मतलब था कि जो प्रांत यानी जो स्टेट थे वहां पर राज्य में उत्तरदायी सरकार होगी, और जो गवर्नर होगा उन उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से क्या करेगा, शासन, ठीक है। देखो, राज्य में गवर्नर उत्तरदायी मंत्रियों के सहायता से मंत्रियों की सलाह पर कार्य करेगा, की सलाह पर कार्य करेगा। लिख दो, मंत्रियों की सलाह पर कार्य करेगा, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उत्तरदायी होंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसने एक और चीज की, इसने क्या किया, 11 राज्य में से 6 में 2 सदन बना दिए। जैसे आपको मैंने 1919 का एक्ट पढ़ाया था ना, द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार भारत में किस एक्ट के माध्यम से, यानी जैसे आप लोकसभा राज्यसभा देखते हैं उसी प्रकार से द्विसदनीय व्यवस्था थी। तो इसने क्या किया, प्रांतों में 11 में से 6 में 2 सदन स्थापित कर दिए। लिखो, 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था, यानी 2 सदन यहां पर क्या कर दिए, स्थापित कर दिए। और ये जो राज्य थे लिख दो, बंगाल, बॉम्बे, ठीक है, बंगाल है, बॉम्बे है। इसके अलावा कौन होगा यहाँ पे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत लिख दो एक, जिसको अभी वर्तमान यूपी बोलते हो ना आप, वही है वो, संयुक्त प्रांत लिख दो, ठीक है, संयुक्त प्रांत, और आसाम, असम, ठीक है। ये 6 प्रांत थे जहां 2 राज्य क्या कर दिया गया, द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना कर दी, ठीक है। इसके अलावा इसने दलित, महिला और मजदूरों के लिए अब क्या कर दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया। फिर भी फेल हो गया, ठीक है। इन लोगों ने फिर भी क्या किया, दलित, महिला प्लस मजदूर हेतु सांप्रदायिक निर्वाचन। अब सोचो कहां हम आजादी मांग रहे हैं और ये हमें क्या कर रहे हैं, डिवाइड करने में फिर भी लगे। इसीलिए ये एक्ट कभी भी लागू नहीं हो सका, ठीक है। दलित, महिला और मजदूर हेतु भी सांप्रदायिक प्रकार से निर्वाचन कर दिया गया, ठीक है। इसने क्या किया, भारत परिषद को समाप्त कर दिया। एक 1898 बताया था ना मैंने, भारत परिषद, वो समाप्त हो गया। भारत परिषद, इंडियन काउंसिल समाप्त कर दी गई इस एक्ट के तहत। कब बना था ये, 1858 में बना था, लिख दो। इसको भी यहां क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। 2-3 पॉइंट और लिख दो। मताधिकार का विस्तार कर दिया गया, जो वोट देने का अधिकार था,
मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग अब इंडिया का 10% जो मास था वो क्या कर सकता था, वोट दे सकता था। ठीक है, इसी के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसी एक्ट के तहत स्थापित हुआ था 1935 34 35 में। ठीक है, आरबीआई की स्थापना इसी एक्ट के तहत हुई थी। और आपने देखा होगा सेंट्रल लेवल पे जो अभी आपका संघीय न्यायालय है 1937 में इसी के द्वारा स्थापित हुआ था। ठीक है, लिखो संघीय न्यायालय 1937 स्थापित इसी के तहत हुआ था। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे जो न्यायालय है वो इसी के तहत क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। और इसने क्या किया, एक लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग इसी एक्ट के तहत, संघ लोक सेवा आयोग, इसके अलावा जो राज्य लोक सेवा आयोग और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया। लिखो संघ लोक सेवा आयोग। अब जो मैंने आपको 1919 के एक्ट में बताया था ना लोक सेवा आयोग का गठन, वो यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग नाम दिया, उस टाइम लोक सेवा आयोग दिया था। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग प्लस राज्य स्टेट लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लिख दिया, पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी लिख दिया। ठीक है, प्लस संयुक्त यानी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी, यानी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन का इसने प्रावधान किया। किसने, 1935 के एक्ट ने। ये था 1935 का एक्ट। इसका पुरजोर विरोध हुआ क्योंकि देश में उस टाइम स्वतंत्रता की मांग चल रही थी बहुत भयंकर तरीके से, और 1935 में ये एक्ट थोप दिया गया। उसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जिस समय हो रहा था उसमें भारतीयों से पूछे बिना भारतीय सैनिकों को उस युद्ध में शामिल कर दिया गया और भारतीयों को अभी भी गुलाम बनाया गया था। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह आप लोग आगे देखते रहोगे मॉडर्न हिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब इसका एक लास्ट एक्ट बचता है और उस वाली क्लास में हम एक्ट भी देखेंगे और जो हमारा संविधान सभा वाला पोर्शन है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, होपफुली ये जो चीजें हैं आपकी समझ आई होंगी, आप इसको रिवाइज करिएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।